हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं सीबी शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल फिजिक्स विद सीबी पर, जिस पर हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 7 की फिजिक्स में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आज ये 5वां लेक्चर है। और आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। अगर अभी तक आपने शुरू के 4 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है। वहां से आप जाके 4 लेक्चर्स को देखकर फिर आप इस अगर 5वें लेक्चर पर आएंगे तो आपको चीजें ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हमारा टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें सबसे पहला ग्राफ हम लोग देखेंगे पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अलग अलग सिचुएशंस में जो ग्राफ्स मिलते हैं हमको वो डिफरेंट डिफरेंट मिलते हैं। तो किस सिचुएशन का ग्राफ कौन सा है, आज इस लेक्चर के बाद हम लोग ये पहचानना सीख जाएंगे कि ग्राफ किस टाइप ऑफ मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिसमें सबसे पहला ग्राफ हम लोग देखेंगे पोजीशन टाइम या डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और सबसे पहला ग्राफ हमारा ये है, पोजीशन वर्टिकल एक्सिस पर और टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट ऑरिजिन। अब यह ग्राफ किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कंडीशन में हमें ऐसा ग्राफ मिलता है। अगर इसको हम पता करें तो करेंगे क्या, इस ग्राफ से टाइम एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर देंगे। पहला परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर मिला उसको कह दिया टाइम t1 है, दूसरा जहां पर मिलेगा उसको कह देंगे टाइम t2 है, तीसरा जहां मिल रहा है उसको कह देंगे टाइम t3 है। तो टाइम t1 पर अगर हम पोजीशन देखें तो x1, टाइम t2 पर पोजीशन देखें तो x1, टाइम t3 पर भी पोजीशन देखें तो x1। माने टाइम के चेंज होने के साथ साथ पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। टाइम तो बदल रहा है लेकिन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर टाइम के साथ कोई व्हीकल अपना पोजीशन चेंज ना करे तो कहलाता है वह रेस्ट में है। तो हम कह देंगे पोजीशन टाइम का यह ग्राफ स्टेट ऑफ रेस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। रेस्ट ऑब्जेक्ट के लिए पोजीशन टाइम ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो वो स्ट्रेट लाइन होगा और टाइम एक्सिस के पैरेलल भी होगा। वहीं अगर हम दूसरे ग्राफ की बात करें जिसमें पोजीशन वर्टिकल एक्सिस और टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, तो यह किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगर हम वर्टिकल एक्सिस पर ऊपर की तरफ चलेंगे तो पोजीशन बढ़ेगा, डिस्टेंस बढ़ेगा, और टाइम एक्सिस पर अगर हम लेफ्ट से राइट चलेंगे तो टाइम बढ़ेगा। तो हम ये पता करने के लिए कि यह ग्राफ किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम टाइम एक्सिस पर इक्वल इक्वल इंटरवल्स ले लेंगे। टाइम एक्सिस पर इक्वल इक्वल इंटरवल्स और उन टाइम्स के करिस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट का पोजीशन। जितना पहले में डिस्टेंस कवर किया उतना ही दूसरे में, उतना ही तीसरे में भी किया, उतना ही चौथे में भी किया। हर एक इक्वल इंटरवल में अगर कोई व्हीकल बार बार इक्वल इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो वह मोशन कैसा होता है, यूनिफॉर्म मोशन। लिए पहले 5 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, दूसरे 5 सेकंड के इंटरवल में भी 10 सेकंड, तीसरे 5 सेकंड के इंटरवल में भी 10 सेकंड। तो अगर हर 5 सेकंड के इंटरवल में ऑब्जेक्ट 10 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, अगर हर 5 सेकंड के टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम कहेंगे उसका मोशन यूनिफॉर्म है। तो ये ग्राफ जो होगा यह किसको रिप्रेजेंट करेगा, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। तो यह अगर पोजीशन टाइम का ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहे, किसी भी एक्सिस के पैरेलल ना हो, तो वह ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें वेलोसिटी कांस्टेंट होगा और एक्सीलरेशन हमेशा 0 आएगा। अब आगे पोजीशन और टाइम के 2 ग्राफ्स हैं। इसमें पोजीशन और टाइम का यह ग्राफ, जिसमें पहला हमें ये कुछ इस प्रकार है और दूसरा कुछ इस प्रकार है। तो यह किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और यह किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको कैसे पता करें। तो यह पता करने के लिए फिर से वही कॉन्सेप्ट, टाइम एक्सिस पर इक्वल इक्वल इंटरवल्स, टाइम एक्सिस पर इक्वल इक्वल इंटरवल्स और इन इंटरवल्स के करिस्पॉन्डिंग ग्राफ पर पोजीशन।
हम देख पा रहे हैं हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया वह भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहले इंटरवल में बहुत छोटा सा डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद वाले इक्वल इंटरवल में उससे थोड़ा सा ज्यादा, उसके बाद वाले में उससे थोड़ा सा और ज्यादा, और उसके बाद वाले में थोड़ा और ज्यादा। अगर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो बढ़ते जाए तो हम कहते हैं मोशन में स्पीड बढ़ रहा है। स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो यह ग्राफ किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा? इंक्रीजिंग वेलोसिटी को, इंक्रीजिंग वेलोसिटी को शो कर रहा है। अब जब वेलोसिटी इंक्रीज करे तो एक्सीलरेशन जब हम निकालते हैं तो वो एक्सीलरेशन कैसा आता है? पॉजिटिव आता है। वेलोसिटी इंक्रीज करे तो एक्सीलरेशन कैसा आएगा? पॉजिटिव। मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दूसरे ग्राफ में देखें तो यहां भी इक्वल इक्वल इंटरवल्स इन टाइम्स के करिस्पॉन्डिंग ग्राफ पर पोजीशन। तो पहले इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने हमने देखा ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया, वहीं दूसरे उतने ही इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो पहले के अकॉर्डिंग थोड़ा कम हो गया। तीसरे उतने ही टाइम इंटरवल में अब जो डिस्टेंस कवर किया वो थोड़ा और कम हो गया। ऐसे ही अगले इंटरवल में डिस्टेंस और कम हो गया। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया वो धीरे धीरे घटता गया। अब अगर कोई व्हीकल हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको धीरे धीरे घटता जाए, डिक्रीज होता जाए, तो हम कहेंगे उसका मोशन, उसके मोशन में जो वेलोसिटी होगी वो डिक्रीज होगी, माने डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सीलरेशन हमेशा कैसा आता है? नेगेटिव। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो तो एक्सीलरेशन नेगेटिव होता है। और अगर हम देखें चाहे इंक्रीजिंग वेलोसिटी हो चाहे डिक्रीजिंग वेलोसिटी हो, वेलोसिटी दोनों में चेंज हो रहा है, तो हम कहते हैं अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है चाहे कैसे भी चेंज हो वह मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो यह दोनों ही ग्राफ्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेंगे। यह दोनों ही ग्राफ्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों? नॉन यूनिफॉर्म मोशन को, जिसमें पहले ग्राफ में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव है, दूसरे ग्राफ में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, एक्सीलरेशन नेगेटिव है। और अगर हम ये पता कर पाए किसी तरीके से कि मोशन में एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाले मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, जिसके लिए हम लोगों ने 3 काइनेमेटिक इक्वेशंस डिराइव किए थे लेक्चर 4 में। तो ये रहा पोजीशन टाइम ग्राफ, जिसमें यह ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी को, तो यह ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीजिंग वेलोसिटी को। आई होप आप ग्राफ को समझ पाए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप ग्राफ को अपनी कॉपी में प्लॉट कर लीजिएगा। अगर बातें कम समझ में आई, चीजें कम समझ में आई, तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए। तो पोजीशन टाइम ग्राफ से हम कुछ क्वांटिटीज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यू कैन फाइंड फ्रॉम पोजीशन टाइम ग्राफ। क्या फाइंड कर सकते हैं? पहला, पोजीशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। और क्या फाइंड कर सकते हैं? वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वेलोसिटी, जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। या और क्या फाइंड कर सकते हैं? एवरेज वेलोसिटी। हम पोजीशन टाइम ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यह एक पोजीशन टाइम ग्राफ, इस ग्राफ के हेल्प से हम लोग देखेंगे कैसे हम किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं, और कैसे किसी 2 इंटरवल्स ऑफ टाइम के बीच एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो टाइम t1 और टाइम t2 हमने 2 टाइम्स ले लिया।
इन टाइम्स के करिस्पॉन्डिंग ग्राफ पर पोजीशन बना बी और सी। टाइम t1 या कह सकते हैं ग्राफ के पॉइंट बी के करिस्पॉन्डिंग टाइम t1 है और पॉइंट सी के करिस्पॉन्डिंग टाइम t2 है। तो हम टाइम t1 पर पोजीशन और टाइम t2 पर पोजीशन, टाइम t1 पर पोजीशन देखेंगे, इस पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है x1 और इस टाइम के करिस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या है x2। तो टाइम t1 पर हो जाएगा पोजीशन x1 और टाइम t2 पर पोजीशन हो जाएगा x2। अब हम ग्राफ से फाइंड आउट करेंगे एवरेज वेलोसिटी। तो करेंगे क्या, फ्रॉम ग्राफ इन ट्रायंगल BCD, यहां पर एक ट्रायंगल BCD बन रहा है। ये जो ग्राफ OA है, यह ग्राफ टाइम एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है थीटा। अगर इस थीटा का हम tan निकाल लें तो वह रिप्रेजेंट करेगा इस ग्राफ OA का स्लोप। दैट इज लिखेंगे क्या, स्लोप इक्वल्स टू tan थीटा, और tan थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में आएगा CD अपॉन बेस क्या आएगा BD, CD अपॉन BD। अगर हम CD देखें, CD यह साइड ट्रायंगल का साइड CD क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन पोजीशन। जो CD है वह रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन पोजीशन को, और ये जो BD है D पर टाइम T2 है, B पर टाइम T1 है। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन टाइम। चेंज इन पोजीशन और चेंज इन टाइम, चेंज इन पोजीशन चेंज इन टाइम का रेशियो होता है वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं स्लोप इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1, दैट इज चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम। यही स्लोप ही रिप्रेजेंट करेगा क्या, एवरेज वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल्स, इन टाइम इंटरवल t2 माइनस t1। ग्राफ का स्लोप ही रिप्रेजेंट करेगा एवरेज वेलोसिटी। अभी हमने देखा जब कोई पोजीशन टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो उसका स्लोप हर एक पॉइंट पर सेम होगा। स्लोप रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी, जब सभी जगह स्लोप सेम है तो सभी जगह वेलोसिटी भी सेम होगा। इट मींस यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप ग्राफ का चेंज होने वाला नहीं है पोजीशन टाइम का। लेकिन अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, मतलब वेलोसिटी या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, तो उस केस में क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। हमने देखा था पोजीशन टाइम का ग्राफ, ऐसा ग्राफ अगर आता है तो वो होता है इंक्रीजिंग वेलोसिटी, और ऐसा ग्राफ आता है तो वो होता है डिक्रीजिंग वेलोसिटी। जिस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना होता है उस पॉइंट पर हम लोग ड्रॉ करते हैं एक टेंजेंट, माने एक ऐसी लाइन जो ग्राफ को उस पॉइंट पर केवल और केवल टच करते हुए जाए। अगर इस पॉइंट पर ये ग्राफ का टेंजेंट है तो यह टेंजेंट टाइम एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगा उससे कितना एंगल बना रहा है, ये एंगल थीटा। अब इसी का tan निकाल लेंगे तो रिप्रेजेंट करेगा स्लोप। अब यह स्लोप अगर आप देखेंगे तो हर एक पॉइंट पर ये बदलता रहेगा। स्लोप जैसे आप ग्राफ में आगे बढ़ते जाएंगे, स्लोप का वैल्यू, थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। पहले इस थीटा का वैल्यू कम था, कुछ समय बाद हमने इस पॉइंट पर निकाला तो अब देखिए थीटा का वैल्यू क्या हुआ, बढ़ गया। अगर इसको हम थीटा 1 और इसको थीटा 2 कहें तो थीटा 2 का वैल्यू थीटा 1 से क्या है, ज्यादा। तो tan थीटा 2 tan थीटा 1 से क्या होगा, ज्यादा होगा। अब tan थीटा मतलब स्लोप ही रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर हम मान ले v2 है और इस पॉइंट की वेलोसिटी मान ले v1 है, तो v2 क्या होगा, v1 से ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि यह ग्राफ जो है पोजीशन टाइम का, यह क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी। पहले की वेलोसिटी कम है, बाद की वेलोसिटी ज्यादा है। इस पॉइंट पर v2 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, इस पॉइंट पर v1 इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगा, लेकिन ये v2 इस v1 से क्या होगा, बड़ा होगा। इट मींस यह ग्राफ शो करेगा वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है। वहीं अगर हम इस ग्राफ में देखें तो इस ग्राफ में जिस पॉइंट पर हमको स्लोप निकालना है उस पॉइंट पर क्या ड्रॉ करेंगे, टेंजेंट, एक ऐसा लाइन जो उस पॉइंट को ही केवल टच करते हुए जाए। यहां से वह टेंजेंट टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है,
इस पॉइंट पर मान लिया एंगल θ1 है, कोई एक अगला पॉइंट चूज किया, वहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक पॉइंट यहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। अब यह टाइम एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लिया θ2। अगर इस ग्राफ में हम θ1 और θ2 का कंपैरिजन करें तो θ1 θ2 से क्या है, बड़ा। θ1 ग्रेटर है किससे, θ2 से। यह पॉइंट जहां पर वेलोसिटी अगर हम v1 मान लें और इस पॉइंट पर वेलोसिटी v2 मान लें, तो यहां से अगर हम tan θ1 निकालेंगे तो tan θ1 भी tan θ2 से क्या होगा, ग्रेटर। अब पहले पोजीशन में या पहले पॉइंट पर वेलोसिटी v1 रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरे पॉइंट पर वेलोसिटी v2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम कह सकते हैं जो v1 होगा वो v2 से क्या होगा, ग्रेटर। माने पहले स्पीड ज्यादा है, बाद में स्पीड कम है। इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी, इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v1, इस पॉइंट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v2। v1 का वैल्यू v2 से ज्यादा है, इसका मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वेलोसिटी क्या हो रहा है, धीरे धीरे घट रहा है। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। और वहीं ये रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग वेलोसिटी। बोलिए, अगला ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब हम लोग देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशंस में हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे मिलता है, किस टाइप का मिलता है। जिसमें सबसे पहला ग्राफ ये है, वर्टिकल एक्सिस पर वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है और टाइम सेकंड में है। तो ये ग्राफ जो स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ऐसा एक ग्राफ हमको पोजीशन और टाइम में भी मिला था, पोजीशन टाइम ग्राफ में भी मिला था। अगर हम यहाँ इसके अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी देखें तो जब टाइम 0 है तब भी वेलोसिटी u है, जब टाइम 0 से थोड़ा सा बढ़ा तो भी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी u का u ही बना रहा। टाइम और बढ़ा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। मतलब जो मोशन हो रहा है उसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, जो मोशन हो रहा है उसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। अगर टाइम के साथ वेलोसिटी चेंज ना हो तो मोशन कहलाता है यूनिफॉर्म मोशन। अगर यह ग्राफ ऊपर की तरफ जाता तो हम कहते हैं वेलोसिटी बढ़ रहा है, अगर यह ग्राफ नीचे की तरफ आता तो हम कहते हैं वेलोसिटी घट रहा है। लेकिन यह ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है, ना तो ऊपर जा रहा ना तो नीचे जा रहा, तो हम कहेंगे वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। माने मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं जो u होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो एक्सीलरेशन क्या आता है, 0। यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन क्या होता है, 0। यह ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन को, दैट इज कांस्टेंट वेलोसिटी को। वही अगर हम इस ग्राफ को देखें, जो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेट लाइन है, लेकिन यहां टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो हम करेंगे क्या, किस सिचुएशन को यह ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, टाइम एक्सिस पर इक्वल इक्वल इंटरवल्स, टाइम एक्सिस पर इक्वल इक्वल इंटरवल्स। किस सिचुएशन को यह ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको पता करने के लिए, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग टाइम एक्सिस पर इक्वल इक्वल इंटरवल्स लेंगे और हर एक इंटरवल के करिस्पॉन्डिंग हम देखेंगे कितना चेंज इन वेलोसिटी है। अगर हम यहां देखें तो हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वह सभी में सेम आ रहा है। तो हम कहेंगे क्या कि यह वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसे सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसमें एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट। एक्सीलरेशन क्या होता है, कांस्टेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में टाइम इंटरवल इक्वल है तो चेंज इन वेलोसिटी भी सभी में क्या है, इक्वल। माने यह डेल्टा v भी कांस्टेंट, डेल्टा t भी कांस्टेंट, तो इन दोनों का जो रेशियो आएगा वो भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसमें एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट, माने मोशन यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन।
यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन। यह ग्राफ किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेगा? यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें एक्सिलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट। ये वेलोसिटी टाइम का ये दो ग्राफ। अब अगला ग्राफ है, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी जीरो ना हो, ऑब्जेक्ट के पास पहले से कुछ वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी को हमने मान लिया u। अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है, तो ग्राफ हमको कुछ इस प्रकार मिलता है। जो ग्राफ पहले ओरिजिन से स्टार्ट होता था, वह ग्राफ अब ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा, और कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहीं स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्म रेट से चेंज हो रहा है। अब अगर ग्राफ ऊपर जा रहा है तो यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी इंक्रीज होगा, और अगर ग्राफ नीचे आ रहा है तो यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी डिक्रीज होगा। यहां वेलोसिटी u, ये यहां की वेलोसिटी अगर हम v डैश मान लें, तो जो v डैश होगा वो u से क्या होगा? बड़ा होगा। v डैश जो होगा u से क्या होगा? बड़ा। यह तब के लिए है जब वेलोसिटी यह तब के लिए है जब ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड जीरो ना हो और उसके बाद वह यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो। तो जब यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज होता है तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है। वहीं अगर हम इस ग्राफ की बात करें, तो जब टाइम जीरो है तो इसके पास वेलोसिटी u है। अब यहां पर जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, यह ग्राफ नीचे की तरफ आ रहा है। जैसे जैसे हम टाइम एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे, यह ग्राफ किधर आ रहा है? नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आ रहा है। यह ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है। तो हम कहेंगे क्या? यहां ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है। एक्सीलरेशन अगर हम देखें तो यहां भी एक्सीलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट। ग्राफ डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। जब वेलोसिटी डिक्रीज होता है तो एक्सीलरेशन कैसा होता है? निगेटिव। वहीं यहां पर यह भी स्ट्रेट लाइन है, तो यहां भी एक्सीलरेशन कैसा होगा? कांस्टेंट। मानिए यह दोनों ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यह भी ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यह भी ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटेड मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। ग्राफ टाइम के साथ ऊपर जा रहा है तो हम कहेंगे एक्सिलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। यहां ग्राफ नीचे रहा था, एक्सिलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। अब अगला ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, जिसमें वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस पर और टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। यहां वेलोसिटी वर्टिकल एक्सिस पर और टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये अभी ऐसा ही ग्राफ तो हमने पोजीशन टाइम में भी देखा था। वहां पे जहां वेलोसिटी वहां पोजीशन था, टाइम इसी एक्सिस पे था। दोनों ग्राफ सेम है। जैसे पोजीशन टाइम में मिला था वैसे हमको वेलोसिटी टाइम में भी मिल रहा है। हमें ध्यान देना है कि इस एक्सिस पर पोजीशन है कि वेलोसिटी है। वहां पर वह दूसरा कंडीशन था, यहां यह दूसरा कंडीशन है। ठीक। अब हम देखेंगे यह ग्राफ किस सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वही प्रोसेस, टाइम एक्सिस पर इक्वल इक्वल टाइम इंटरवल, और फिर देखेंगे हर एक इंटरवल में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम चेंज इन वेलोसिटी देखें, तो पहले टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी थोड़ा सा है, उसके बाद उतने ही टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी थोड़ा सा पहले के कंपेरिजन में थोड़ा सा बढ़ा। तीसरे टाइम इंटरवल में जो चेंज इन वेलोसिटी है वो दूसरे के कंपेरिजन में थोड़ा सा और बढ़ गया। ऐसे ही अगले उतने ही टाइम इंटरवल में वेलोसिटी का जो चेंज है वो थोड़ा सा और बढ़ गया। उसके बाद वाले में चेंज इन वेलोसिटी और बढ़ गया। तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, हर एक इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। मतलब डेल्टा v का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, ये क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब जब डेल्टा v बढ़ता है तो एक्सीलरेशन को लिखते हैं डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। टाइम इंटरवल तो सेम है, डेल्टा v बढ़ रहा है, जब डेल्टा v बढ़ेगा तो a भी बढ़ेगा, मतलब एक्सीलरेशन इंक्रीज हो रहा है। यह रिप्रेजेंट करेगा फॉर इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन। इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन,
यह ग्राफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम का रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन को। वहीं अगर हम इस ग्राफ को देखें तो अब आप समझ गए होंगे, यह ग्राफ रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन को। अगर पोजीशन टाइम ग्राफ को अगर हम देखें तो पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा था इंक्रीजिंग वेलोसिटी को। यहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यह रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन को। अच्छा, क्या जब एक्सीलरेशन इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज नहीं होगा क्या? वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी की इंक्रीज होने का रेट और बढ़ जाएगा। वहीं अगर इस ग्राफ में बात करें तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि यह ग्राफ रिप्रेजेंट किसको करेगा? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन को। कैसे? तो फिर से वही कंडीशन, अगर कोई पूछे कैसे तो क्या बताएंगे आप? टाइम एक्सिस पर इक्वल इक्वल इंटरवल, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है देखेंगे चेंज इन वेलोसिटी। पहले टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी इतना है, दूसरे उतने ही टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी कम हो गया, अगले टाइम इंटरवल में चेंज इन वेलोसिटी और कम हो गया, उसके बाद वाले में चेंज इन वेलोसिटी और कम हो गया। तो जब डेल्टा भी टाइम, डेल्टा टी टाइम इंटरवल तो सभी के लिए सेम है, लेकिन जो डेल्टा भी आ रहा है टाइम के बढ़ने के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। जब यहां से डेल्टा भी डिक्रीज होगा तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या होगा? डिक्रीज ही होगा। एक्सीलरेशन का वैल्यू भी क्या होगा बच्चों? डिक्रीज ही होगा। अब बताइए, जब ये एक्सीलरेशन डिक्रीज होगा तो वेलोसिटी क्या होगा? बोलिए। पोजीशन टाइम ग्राफ में ऐसा जब ग्राफ मिला था तो वो डिक्रीजिंग वेलोसिटी था, लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा और हमें ऐसा ग्राफ मिलेगा जिसमें डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो क्या वेलोसिटी भी डिक्रीज होगा? नहीं, एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, माने चेंज इन वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही, वेलोसिटी तो इंक्रीज ही हो रहा है। एक्सीलरेशन इन्वॉल्व है, पॉजिटिव एक्सीलरेशन है तो वेलोसिटी हमेशा इंक्रीज होगी, लेकिन टाइम के बीतने के साथ साथ जो एक्सीलरेशन वेलोसिटी के इंक्रीज होने का जो रेट है वह घट रहा है। इस ग्राफ में एक्सीलरेशन तो डिक्रीज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी डिक्रीज नहीं हो रही, वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रहा है। वेलोसिटी इंक्रीज ही हो रहा है, लेकिन इंक्रीज होने का जो रेट है वह कम होता गया। तो ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जिसमें यह ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन को और यह ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन को। कहीं क्वेश्चन में अगर कोई आपसे पूछे डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन में क्या वेलोसिटी डिक्रीज होता है, तो नहीं, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं होता, बस वेलोसिटी के इंक्रीज होने का रेट कम हो जाता है, वेलोसिटी इंक्रीज ही होता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? You can find from velocity time graph velocity at any instant, किसी given instant of time पर velocity, और क्या फाइंड कर सकते हैं? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और क्या फाइंड कर सकते हैं? एक्सीलरेशन। इन तीन चीजों को हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ से इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। यह एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इस ग्राफ से हम लोग, पहला पॉइंट था किसी भी गिवन इंस्टेंट पर वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 0 से t टाइम के बीच किसी भी टाइम पर वेलोसिटी फाइंड आउट करना हो तो उस पॉइंट को, उस टाइम को आप ग्राफ से मिलाएंगे और फिर ग्राफ के करिस्पॉन्डिंग देखेंगे वेलोसिटी। जैसे 0 पर वेलोसिटी u है तो टाइम t पर वेलोसिटी क्या है? टाइम t पर भी वेलोसिटी u है। ऐसे किसी बीच में कोई पॉइंट है, इस टाइम पर हमको वेलोसिटी चाहिए तो इस पॉइंट को ग्राफ से मिला देंगे, फिर देखेंगे ग्राफ के उस पॉइंट के करिस्पॉन्डिंग वेलोसिटी u है, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज हो चाहे वेलोसिटी डिक्रीज हो। तो किसी गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर हम इस प्रकार
वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें तो सेकंड पॉइंट में था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम यहां देखें तो यहां पर एक रेक्टेंगुलर शेप बनता दिख रहा है, ओ ए बी सी। अब इस रेक्टेंगुलर शेप का अगर हम एरिया फाइंड आउट कर ले, इस रेक्टेंगुलर शेप का हम क्या फाइंड आउट कर ले बच्चों, एरिया। अगर हम इस रेक्टेंगुलर शेप का एरिया मतलब एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, ये जो शेप बन रहा है वह रेक्टेंगुलर है लेकिन किसके किसके बीच है, ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया है वही हमको फाइंड आउट करना है। लिख देंगे फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। ग्राफ से अगर हम रेक्टेंगल ओ ए बी सी का एरिया फाइंड आउट करें तो क्या आएगा, एरिया इक्वल टू लिखेंगे क्या, एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। लेंथ ओ सी है मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ ओ ए है। एरिया इक्वल टू आएगा ओ सी मल्टीप्लाइड बाई ओ ए। अब इस ग्राफ में ओ सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ओ ऑरिजिन है और सी पर अगर हम देखें तो सी का टाइम टी है, तो इस एज का लेंथ कितना होगा, टी। इस एज का रेक्टेंगल के इस साइड का लेंथ कितना होगा, कैपिटल टी। और इस साइड का लेंथ कितना होगा, यू। बोलिए, इस ये यू को रिप्रेजेंट कर रहा है तो इस साइड का लेंथ कितना आ जाएगा, यू। तो हम कह सकते हैं जो ओ सी है वह टी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो ओ ए है वह यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। साइड ऑफ रेक्टेंगल एक टी आया और एक यू आया। यहां से अगर हम एरिया फाइंड आउट करें तो ओ सी की जगह पर टी मल्टीप्लाइड बाई ओ ए की जगह पर यू। अब हमें यह पता है डिस्टेंस इक्वल्स टू होता है स्पीड या वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम, वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। वन डायरेक्शनल लीनियर मोशन रहे तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, तो हम डिस्टेंस इक्वल टू लिख सकते हैं वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई टाइम। वेलोसिटी u टाइम t, ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, डिस्टेंस। अगर हम यहां देखें तो वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम एरिया के इक्वल है और यहां पर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम डिस्टेंस के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया आता है वह रिप्रेजेंट करता है, एरिया का वह मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट क्या करता है, डिस्टेंस। तो आप लिख सकते हैं एरिया इक्वल्स टू डिस्टेंस इक्वल्स टू यू मल्टीप्लाइड बाई टी। ध्यान ये रहे कि एरिया डिस्टेंस नहीं है, एरिया अलग क्वांटिटी होता है, डिस्टेंस अलग क्वांटिटी होता है। जो एरिया का मैग्नीट्यूड आएगा वह डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। एरिया का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया या एरिया का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। लिख देंगे 10 एरिया अंडर या एरिया बिटवीन VT ग्राफ and time axis represent
एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया जो आएगा वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम एक्सीलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमने लिया क्या, एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ जिसमें हमने दो पॉइंट्स कंसीडर कर लिया, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए का करिस्पॉन्डिंग टाइम t1 और वेलोसिटी u, और पॉइंट बी के करिस्पॉन्डिंग टाइम t2 और वेलोसिटी v। इस ग्राफ का टाइम एक्सिस के पैरेलल लाइन से कितना एंगल बन रहा है, थीटा। तो अब आप समझ गए होंगे, हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करने वाले हैं। अगर हम इस ग्राफ के स्लोप को फाइंड आउट करेंगे तो लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो लिखेंगे क्या, फ्रॉम ग्राफ इन ट्रायंगल, यहां पे एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे क्या, स्लोप इक्वल्स टू टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बी सी अपॉन सी ए, बी सी अपॉन सी ए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बीसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बीसी रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन वेलोसिटी। और वहीं अगर हम सीए की बात करें, सीए क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन टाइम। तो बीसी है चेंज इन वेलोसिटी और सीए है चेंज इन टाइम। अगर हम चेंज इन वेलोसिटी देखें तो पॉइंट बी की वेलोसिटी v और पॉइंट सी माने ए की वेलोसिटी u, तो चेंज इन वेलोसिटी आएगा क्या, v माइनस यू। वहीं अगर हम चेंज इन टाइम की बात करें तो पॉइंट सी पर टाइम t2 है और पॉइंट ए पर टाइम t1 है, तो चेंज इन टाइम आ जाएगा t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दो पॉइंट्स ए और बी के बीच स्लोप फाइंड आउट कर रहे हैं, और वह स्लोप आया क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी और चेंज इन टाइम या टाइम इंटरवल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है एक्सीलरेशन। तो हम कह सकते हैं जो स्लोप होगा, स्लोप इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी के प्लेस पर लिखेंगे क्या, v माइनस यू, बीसी का वैल्यू v माइनस यू, तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन सी ए चेंज इन टाइम दैट इज t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। चेंज इन वेलोसिटी चेंज इन टाइम का रेशियो हमको पता है रिप्रेजेंट करता है एवरेज एक्सीलरेशन। इस टाइम इंटरवल में ये रिप्रेजेंट करेगा क्या, एवरेज एक्सीलरेशन। तो लिखा जा सकता है thus द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एवरेज एक्सीलरेशन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा वो रिप्रेजेंट क्या करेगा, एवरेज एक्सीलरेशन। एवरेज हटा दें, रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। अगर दो टाइम इंटरवल्स होगा तो वो एवरेज एक्सीलरेशन आएगा, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर रहेंगे तो हम रिप्रेजेंट करेगा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तो हम लिख दें क्या, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एक्सीलरेशन। दो पॉइंट्स के बीच होगा तो एवरेज रहेगा, और किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर रहेगा तो इंस्टेंटेनियस होगा। अब हम लोग देखेंगे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ हमें कैसे मिलेगा, ये पहला ग्राफ एक्सीलरेशन टाइम का, जिसमें वर्टिकल एक्सिस पर एक्सीलरेशन है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम है। वर्टिकल एक्सिस पर एक्सीलरेशन और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर टाइम। अगर हम यहाँ ग्राफ देखें तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है। हम ऐसा ग्राफ पहले भी दो बार पढ़ चुके हैं, एक बार पोजीशन टाइम में और एक बार वेलोसिटी टाइम में। अगर ऐसा ग्राफ हमें एक्सीलरेशन टाइम का मिले तो यहाँ पर अगर आप देखें तो टाइम के चेंज होने के साथ साथ यह ग्राफ न तो ऊपर जा रहा है न तो नीचे जा रहा है। इट मीन्स
हम कह सकते हैं टाइम के बदलने के साथ साथ एक्सीलरेशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। जब एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा तो इसका मतलब है एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा बच्चों, कांस्टेंट। अगर एक्सीलरेशन चेंज नहीं होगा तो एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन को शो करेगा, मतलब जो मोशन हो रहा है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन हो रहा है। वहीं अगर हम इस दूसरे ग्राफ की बात करें तो एक्सीलरेशन वर्टिकल एक्सिस पर, टाइम हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, यह भी ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन है लेकिन अब टाइम एक्सिस के पैरेलल नहीं है। यहां पर इस ग्राफ में जब हम इक्वल इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम लेंगे तो उसके करिस्पॉन्डिंग जो चेंज इन एक्सीलरेशन आएगा वो भी सभी में इक्वल आएगा। तो हम कह देंगे यह ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रहा है। एक्सीलरेशन इंक्रीजेज विथ यूनिफॉर्म रेट। यूनिफॉर्म रेट से यहां पर एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर हम इस ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड कर लें तो वह एरिया का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन वेलोसिटी। क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो आप लिख सकते हैं द एरिया बिटवीन एटी ग्राफ, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करेगा, चेंज इन वेलोसिटी। रिप्रेजेंट चेंज इन वेलोसिटी। एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का जो एरिया आएगा वह रिप्रेजेंट क्या करेगा, चेंज इन वेलोसिटी को। ठीक, तो ये था मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोगों ने पोजीशन टाइम ग्राफ देखा। पोजीशन टाइम ग्राफ का अलग अलग सिचुएशंस में कैसे कैसे ग्राफ हमको मिलते हैं। फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखा, वहां पे अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कंडीशंस में कैसा ग्राफ हमको मिलता है। फिर हमने देखा एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ। अगर आपको चीजें थोड़ा कम समझ में आई हैं तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखिए। अब आईआईटी में आया हुआ एक क्वेश्चन जिसमें कहा गया एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है जिसका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा। जब टाइम 0 है तो उसका एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे जैसे टाइम बीत रहा है एक्सीलरेशन डिक्रीज हो रहा है, ग्राफ यूनिफॉर्म रेट से नीचे आ रहा है। और जब टाइम 11 सेकंड हो गया, 11 सेकंड हो गया तो वेलोसिटी जब टाइम 11 सेकंड हो गया तो एक्सीलरेशन 0 हो गया। मानिए 0 से 11 सेकंड में एक्सीलरेशन 10 से 0 हो गया। तो पूछ रहा है ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी अटेन करेगा। रेस्ट से स्टार्ट होकर उस 11 सेकंड के इंटरवल में वह मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी अटेन करेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करना है। तो अभी हमने देखा था क्या कि अगर एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का हम एरिया फाइंड आउट कर लें, ये एरिया, तो यह एरिया रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी। यह रिप्रेजेंट क्या करेगा, चेंज इन वेलोसिटी। तो वही हम एरिया फाइंड आउट करके चेंज इन वेलोसिटी के इक्वल कर देंगे। अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फ्रॉम फिगर एरिया बिटवीन ग्राफ एंड टाइम एक्सिस। ग्राफ और टाइम एक्सिस के बीच का एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2। ध्यान दीजिएगा, अगर इस पॉइंट को O, इसको A और इसको हम B मान लें तो यह OAB एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू में हाइट, बेस OB इंटू में हाइट OA। OB का वैल्यू कितना है, OB रिप्रेजेंट कर रहा है 11 सेकेंड एंड OA रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माने OB का वैल्यू 11, OA का वैल्यू 10। पुट कर देंगे, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 1/2 11 मल्टीप्लाइड बाई 10
2 5 जा 10, एरिया का मैग्नीट्यूड आया 55। अब एरिया का जो मैग्नीट्यूड होता है यही रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी को, हम लिख देंगे डेल्टा v के इक्वल। अब डेल्टा v की बात करें तो ये है फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज इक्वल्स टू 55। तो ये हो जाएगा v इक्वल्स टू 55 मीटर पर सेकेंड। जो मैक्सिमम वेलोसिटी व्हीकल या ऑब्जेक्ट अटेन करेगा वो कितना होगा, 55 मीटर पर सेकेंड। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको सब चीजें समझ में आई होंगी। अगर लगता है कि चीजें थोड़ा कम समझ में आई हैं तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते रहिए। धन्यवाद।